हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों 90 डेज में आपको सीएसएस का सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको गौर करना है, आपको डिसिप्लिन के साथ डेली काम करना है। देखो यूट्यूब पर आप आ रहे हो, बार बार सर्च कर रहे हो ट्रिक्स कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। मैंने सब कुछ आपके ये प्रॉब्लम्स जहन में रखते हुए ये 90 डेज का प्लान बनाया है। तो आपको इसको फॉलो करना चाहिए और कनेक्ट हो जाइए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम्स बताएं, मैं उसका वीडियो बनाकर आपको सॉल्यूशन दूंगा, कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। ये बिगनर्स के लिए चैनल बनाया गया है, तो बिगनर्स की कंप्लीटली हेल्प की जाएगी। तो चलो हम कहाँ पर पहुँचे थे 90 डेज के प्लान में। ये प्लान बहुत ज़बरदस्त है, जो कि सीएसएस के कंप्लीट 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो पहले से अपलोड हो चुके हैं। इसके लिए अभी 5 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश भी सीखते हो, पाकिस्तान फिर एक ही वीडियो में 5 सब्जेक्ट होते हैं, समझ लो। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। अभी देखो हम पास्ट सिंपल टेंस की एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज पढ़ेंगे आज। देखो पास्ट सिंपल टेंस मैंने आपको पढ़ाया था, टेंसेस हमने कंप्लीट कर लिए। तो नंबर 1 पर पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। और जो नेगेटिव और क्वेश्चंस के सेंटेंस बनाते हम, उसमें डिड यूज़ होता है। बाकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है बेसिक सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब देखो फॉर्मेशन एक सेंटेंस बनाने की किस तरह से होती है। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्टिव होता है। ये क्या है? ये पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर देखो बनी हुई है। अब ये एग्जांपल से देखो, आप समझो कि किस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। अली रूट अ लेटर। देखो राइट होता है क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड होती है रूट, थर्ड होती है रिटन, जैसे हमने कल पढ़ा था, आप देखा होगा कल वाला वीडियो। तो ये सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट सिंपल टेंस में ये यूज होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखो, एग्जांपल पास्ट सिंपल टेंस का, शी क्लीन्ड द रूम। उसने रूम साफ किया पास्ट में, उसने खत लिखा पास्ट में। देखो अभी सिंपल सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस है ये दोनों। और इसके और 2 एग्जांपल ये लिखे हुए हैं। शी प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। दे वॉचड मूवी, उन्होंने मूवी देखी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पहले। अब देखो दोस्तों, इनकी पैसिव किस तरह से होगी। पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये पैसिव की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि पैसिव का सेंटेंस किस तरह से बनता है, किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। फिर बाय का यूज़ होता है एक्टिव और पैसिव वाइज में, हमेशा हर सेंटेंस में बाय का यूज़ होगा, ये याद रखना है। उसके बाद सब्जेक्ट ये लास्ट में आ जाता है, जो सब्जेक्ट पहले होता है। ये स्ट्रक्चर है इसकी। ठीक है, अभी जो हमारा ये सेंटेंस था, अली रूट्स अ लेटर, अली ने खत लिखा। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कल वाला जिसने वीडियो देखा होगा वो कन्वर्ट इसको भी कर लेगा। अभी देखो इसको कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे हम सबसे पहले अ लेटर इज रिटन। ओ इज नहीं आएगा क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है। यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। अ लेटर वाज रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट, रूट रिटन। अ लेटर वाज रिटन बाय अली। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट करना चाहेंगे तो ये ऐसे होगा, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय अली। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस को भी आप करें, ट्राई करें, कोशिश करें, कमेंट्स में लिखें। तो हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, इसी तरीके से हम डेली पढ़ते हैं। दोस्तों आपको गौर करना है, सीएसएस इतनी मुश्किल नहीं है। इन एमसीक्यूज में, इन हिस्ट्री में, इन सब्जेक्ट्स में सिलेबस के मुताबिक हम पढ़ते हैं।
देखो इनमें मुश्किल क्या है। दिल्ली सल्तनत हमने शुरू की थी, उसका सबसे पहले जो डायनास्टी शुरू होती है वो स्लेव ममलूक डायनास्टी शुरू होती है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम नसीरुद्दीन महमूद की तरफ पहुँचे हैं। 5 कल उसके एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए थे, 5 आज करेंगे। तो देखो पढ़ते जाओ। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, ड्यूरिंग हिज रेन, जब नसीरुद्दीन महमूद की हुकूमत थी, बलबन हेल्ड विच इम्पोर्टेंट पोस्ट। बलबन उसके वक्त में, उसके दौरे हुकूमत में कौन सी पोजीशन पर था, उसकी क्या रैंक थी, कहाँ पर था, ये पूछा गया है, ठीक है। वो नसीरुद्दीन महमूद की दौर में बलबन नायब ममलूकत थे। नायब ममलूकत का मतलब है असली रूलर यही था, हुकूमत सारी यही संभाल रहा था। और स्लेव डायनास्टी का लास्ट रूलर है बलबन, इसको हम कल पढ़ेंगे। इसके बाद स्लेव डायनास्टी यहाँ पर ख़त्म होगी दिल्ली सल्तनत में। फिर हम नेक्स्ट डायनास्टी को पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज फॉर सीएसएस एग्जाम 2027, ठीक है। समझने की कोशिश करें और डेली काम करते जाएं, जुड़ जाएं, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। 7 नंबर पर एमसीक्यू आता है, नसीरुद्दीन महमूद वाज कंसीडर्ड। नसीरुद्दीन महमूद को क्या माना जाता है हिस्ट्री में, क्या इसको कैसे पहचाना जाता है, इसको क्या समझा जाता था? पपेट रूलर इसको समझा जाता था। पपेट रूलर का मतलब होता है एक गुड़िया होती है, आप हाथों में उंगलियां बांधकर उस गुड़िया को नचाते हैं, उसको पपेट कहा जाता है। ये आपने कभी किसी शो में देखा होगा, टीवी में, यूट्यूब पर आपने देखा होगा वीडियो। फिंगर्स पर धागे होते हैं और उस गुड़िया को हाथों से इस तरह से नचाते हैं, पपेट वो होता है। तो इसको दूसरे चला रहे थे, इसके लिए इसको पपेट रूलर कहा जाता है। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु सक्सीडेड नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के बाद कौन सा रूलर आया? सक्सीडेड मतलब कि उसके तख्त पर दूसरा नेक्स्ट कौन बैठा? तो बलबन। नसीरुद्दीन महमूद की हुकूमत खत्म होती है, उसके बाद आता है बलबन। तो 9 नंबर पर एमसीक्यू आता है। दोस्तों मजे के साथ पढ़ें, एंजॉय करें, एंजॉय लेक्चर को, कहानियों को समझे, कोई मुश्किल नहीं है। नसीरुद्दीन महमूद स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, इसने ज़्यादा वक्त अपना कहाँ पर बिताया हिस्ट्री में? राइटिंग कुरान। ये कुरान पाक को ट्रांसलेट किया, इसने लिखा। इसकी हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत में इसका ये काम था, ये करता था, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू से याद रखना है। ये फैक्ट एग्जाम में आता है। वो अपना खर्चा कुरान पाक लिख कर निकालता था। हर रूलर कोई ना कोई प्लान बनाता था, कोई ना कोई तरीका अपनी सल्तनत को चलाने के लिए रखता था, तो इसने भी ये तरीका रखा था। 10 नंबर पर एमसीक्यू आता है, नसीरुद्दीन महमूद रूल्ड बिटवीन विच 2 इम्पोर्टेंट रूलर्स। अब 2 दिल्ली सल्तनत के इम्पोर्टेंट रूलर थे। एक थी रज़िया सुल्ताना, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद आता है, उसके बाद बलबन आता है। तो इन दोनों के बीच में नसीरुद्दीन महमूद की हुकूमत थी। पहले रज़िया सुल्ताना, फिर नसीरुद्दीन महमूद आता है। ये दोनों इम्पोर्टेंट रूलर हैं स्लेव और दिल्ली सल्तनत के, और रज़िया सुल्ताना और बलबन। इसके लिए इन्होंने बहुत चीज़ें नई बनाई थी। और ये देखो, अभी चलते हैं हम इस्लामिक स्टडी की तरफ, और उसके बाद हम जनरल साइंस पढ़ेंगे। लेक्चर कंप्लीट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कीमती लेक्चर था, हमने मिस कर दिया। हाँ तो दोस्तों, हम पैगंबरों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 25 पैगंबर कुरान पाक में जिनका जिक्र है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में टेस्ट आती है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड, और जो के रूलर्स के बारे में, नबियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, हम वही चीजें पढ़ेंगे। तो गौर करें और पढ़ते जाएं, समझते जाएं, ठीक है। नोट करते जाएं तो अच्छा है, बार बार चीजें वापस नहीं आती, ना वक्त आता है। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, Who were his 2 famous son? अब देखो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हम बात कर रहे थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का 6 नंबर पर एमसीक्यू है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 फेमस बेटे कौन से थे, जो कि हिस्ट्री में, तारीख में उनको याद किया जाता है, बहुत फेमस हैं। इस्माइल और इसहाक, ये दोनों इसके बेटे थे। और आपको पता है जो आब ज़मज़म आज सऊदी में पानी है, पानी का कुआं है, वो इस्माइल की वजह से है। तो ये आपको बातें याद रखनी है। आगे चलते हैं। 7 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विथ होम डिड इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्ड काबा। देखो, काबा की तामीर होती आई है हिस्ट्री में,
सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम धरती पर आया, काबा बनाया। फिर उसके बाद काबे की तामीर होती आई है। उसमें इम्प्रूवमेंट बिल्डिंग नहीं करते आ रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी टाइम पर इसको फिर से तामीर किया था, इसको अलग करके बनाया था। ठीक है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबे की तामीर की थी। आगे चलते हैं। 8 नंबर पर एमसीक्यू है, हु थ्रू इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनटू द फायर। नमरूद था जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कल हमने बात की थी मौजज़े की, आग ठंडी हो गई थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं हुआ था। तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था और आग ठंडी हो गई थी। 9 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज वन ऑफ हाउ मेनी उलुल अज़म प्रॉफिट्स। 5 नंबर पर जो उलुल अज़म प्रॉफिट्स है, कल मैंने पहले ही आपको ये बताया था उलुल अज़म प्रॉफिट्स कौन से हैं। तो वो 5 हैं, उनमें से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी एक है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उलुल अज़म का मतलब होता है वो प्रॉफिट्स उनकी दूसरे प्रॉफिट्स से शान ऊंची है। 10 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज हिज कॉमनली मेंशन एज एट डेथ अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन का मतलब होता है आप इस्लाम के मुताबिक रीत जो रस्म होती है इस्लाम की, उसके मुताबिक, बुक्स के मुताबिक, हदीसों के मुताबिक, कुरान पाक के मुताबिक इसकी उम्र क्या थी, डेथ ये कब होती है इसकी। 175 साल इसकी उम्र थी और इसके बाद इसकी वफात होती है, डिमाइज होता है। तो आज इस्लामिक स्टडी के इतने एमसीक्यूज थे। चलते हैं जनरल साइंस की तरफ, और जनरल साइंस में मैंने आपको समझाया था क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट करना है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि एमटी स्क्रीन टेस्ट में आए थे पहले भी, अभी भी आएंगे, आते रहेंगे। यही हिस्ट्री है, यही बुक्स हैं, यही सिलेबस है, यही सब कुछ आपको पढ़ना है। तो फॉलो करें, डिसिप्लिन के साथ पढ़ें, डरने की कोई बात नहीं। दुनिया में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो सीएसएस नहीं कर सकते, ये 4-5 बुक नहीं पढ़ सकते। तो कनेक्ट हो जाइए और ये सब कुछ पढ़ते जाइए। जरूर ने सीएसएस एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन सीएसएस ऑफिसर्स के पास इतनी नॉलेज नहीं होती है। लेकिन देखो उसने अपने करियर के लिए, पैसों के लिए, अपनी आपको किसी पोजीशन पर पहुंचाने के लिए मेहनत कितनी की है। आगे चलते हैं। आज नंबर 1 एमसीक्यू आता है इस्लामिक जनरल साइंस का, द सूरज इज अ स्टार। इसको ड्राफ्ट प्लैनेट भी कहा जाता है और सूरज एक स्टार है, ठीक है, याद रखना। आगे दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, आज हम कंप्लीट सूरज के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज मेनली मेड ऑफ, सूरज जो है ना वो किस चीज का बना हुआ है, ये एमसीक्यू आपसे पूछ सकते हैं। ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। 3rd नंबर पर एमसीक्यू आता है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सूरज सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो सूरज का मेन सोर्स क्या है जिसकी वजह से ये रोशनी धरती पर भेजता है। इसमें इतनी रोशनी है और इसमें आग जलती है हर वक्त। इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के धमाके होते हैं, वो चलते रहते हैं। आग जैसे कि वोल्केनो इरप्शन होती है, धमाका होता है। वोल्केनो इरप्शन आपने देखी होगी, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। सूरज का वोल्केनो इरप्शन इतना खतरनाक होता है और वो चलता रहता है। आज भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। मेरे को रोजा है, रोजे में मैं इतना बड़ा लेक्चर बना रहा हूँ, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो करना चाहिए आपको। 4th नंबर पर एमसीक्यू आता है, The sun is located at the center of solar system। ये मैंने आपको कल समझाया था। सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम के बीच में कौन सी चीज है, वो है सन। बाकी 8 प्लैनेट्स हैं जो कि इसके गोल घूमते हैं। तो सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम सन को कहा जाता है, ठीक है। सूरज कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर मौजूद है, सोलर सिस्टम के बीच में मौजूद है। आगे चलते हैं। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, The distance between Earth and the Sun is about, सन और हमारी धरती के बीच में कितनी स्पेस है, कितना एक दूसरे से दूर और करीब है। 150 बिलियन किलोमीटर ये धरती से दूर है, ठीक है। तो बाकी हम नीचे कल पढ़ेंगे। डेली 5 इसके लिए पढ़ाता हूँ ताकि ऑडियंस बढ़ती जाए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो आप वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। न्यू बिगिनर्स के लिए ये सीरीज शुरू की है, तो उनको डेली ये फॉलो करना चाहिए। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।